हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को भी बताने वाले हैं। तो पूरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे बच्चों, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है ना, कई बार पूछा गया है, आपके मॉडल पेपर से लिया गया। तो सारे के सारे प्रश्न जो है ऑफिशियल प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव सवालों को भी बताएंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम आप लोग को बुक के सवाल को भी और ग्रामर के सवाल को भी, व्याकरण के सवालों को भी हम बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियां की स्थिति कैसी हो गई। तो ऑप्शन है मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आग जगी, प्रेम की आस जगी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा विरह की आग जगी। जी हाँ, कृष्ण का संदेश सुनकर जो गोपियाँ की स्थिति हो गई थी, विरह की आग जगी। गोपियाँ तो वैसे भी कृष्ण के प्रेम से तड़प उठी थी। अब यहाँ पे संदेश जब सुनी तो विरह की आग, उनके मन में जो है विरह की आग जल उठी। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना और साथ नव निर्माण और नव संचार की ओर, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपति और व्यापारी की ओर। तो उत्साह जो कविता है बच्चों, जिनके कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, ये कविता में जो है किन अर्थों और इशारों की ओर संकेत करती है। तो ये ललित कल्पना, जी हाँ, सकारात्मक सोच है ना, ललित कल्पना, क्रांति चेतना और साथ ही नव निर्माण की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, तिनके जैसी कमजोर। तो ये भी सवाल आप लोगों को हम वैसे लाइव सेशन में भी करवाए थे, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर, चट्टान जैसी भारी। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो चट्टान जैसी भारी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट दुख का, अशांति का। तो धुंधला प्रकाश, है ना, धुंधला प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि अस्पष्ट सुख, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर सवाल। क्या दिया गया है कि माता का आंचल पाठ में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया। ऑप्शन है लेखक ने अपने पिता के लिए, ना, लेखक अपने पिता के लिए तो नहीं किए थे। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, जी हाँ, ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। माता का आंचल जो चैप्टर है मेरे बच्चे, है ना, उसमें मर्दुए शब्द जो प्रयोग किया गया था, ये लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया था, है ना। अब ये माता का आंचल जो चैप्टर है बच्चों, इसके लेखक कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। वर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की, चीन की। तो साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना है, ये जो लेखिका है ना, ये नेपाल की युवती से सीखी थी। कौन सी युवती से, नेपाल की युवती से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये साना साने जो हाथ जोड़ी है, इसके लेखक कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कैप्टन कौन था। देखिए काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है ना, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैप्टन कौन है ना। अवकाश प्राप्त सैनिक, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, चश्मा बेचने वाला, नगर पालिका का सदस्य। जी हाँ, कैप्टन जो था ये चश्मा बेचने वाला था, है ना। नेताजी का जो चश्मा चैप्टर है, उसमें चश्मा बेचने वाला ही क्या था, कैप्टन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया था, क्यों। खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो लेखक जो हैं खीरा खाने से इनकार कर दिए थे, वो बोले थे नहीं खाएंगे, है ना। तो क्यों मना किए थे, तो वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, जी हाँ, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो खीरा खाने से इनकार कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म, देखिए यहाँ से आपके व्याकरण के सवाल आ गए हैं। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म उपस्थित हो, वह कौन सी क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में कर्ता हो, है ना, कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, तीनों चीज उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया दोनों हो लेकिन कर्म उपस्थित ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना, कि जिसमें तीनों हो,
कर्ता क्रिया कर्म उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे, और जिसमें कर्म उपस्थित ना हो, है ना, अनुपस्थित हो, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और सकर्मक और कर्मक से क्रिया से मेरे बच्चे आप लोग का सवाल यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो देखना है कि कौन सा वाक्य जो अकर्मक है, मतलब जिसमें कर्म नहीं, जिसमें कर्म नहीं है, वो आपको देखना है। तो गीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे आपका कर्म आपका पत्र हो जाएगा, तो ये तो आपका सकर्मक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बंदर नाचता है, हाँ ये आपका अकर्मक में आ जाएगा। बाकी देखते हैं आगे भी ऑप्शन। रमेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक आपका कर्म हो गया, मतलब कि ये सकर्मक क्रिया, ये भी ऑप्शन कट गया। रोहित ने गीत गाया, गीत आपका कर्म हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बंदर नाचता है। इसमें कौन सा वाक्य अकर्मक हो गया, बंदर नाचता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताएं, है ना। तो कौन सी क्रिया हो जाएगा, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। तो मैंने संदेश भिजवाया, तो ये इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ना, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। कैसे होगा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी और से काम करवाता है ना। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने संदेश भिजवाया, मतलब कि किसी व्यक्ति से वो भिजवाया गया है ना, किसी का काम को किसी व्यक्ति ने कर रहा है, तो उसी को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद कौन सा है? इसमें क्रिया देखना है, इसमें काम क्या हो रहा है ना। दादी तो भाई करता है, तो ये होगा नहीं। कहानी नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चों को नहीं, ये भी नहीं होगा। सुनाती है, जी हाँ, सुनाना एक काम है, सुनाना एक क्रियापद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, देखिए यहाँ पिताजी कर्ता हो गया, है ना, अखबार जो कर्म हो गया, पढ़ना आपका क्रिया हो गया। तो अखबार पढ़ा गया, इसमें किसकी प्रधानता आपको दिख रही है? तो बोले सर इसमें अखबार की प्रधानता है। जी हाँ, कर्म की प्रधानता दिख रही है। तो जिसमें जिस चीज़ की प्रधानता दिखती है तो वो आपका वही वाक्य होता है। तो कर्म की प्रधानता दिख रही है, तो इसमें वो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वैसे आप लोग का व्याकरण से मैं एक लाइव सेशन ले लूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग को व्याकरण से जो भी सवाल में दिक्कतें होंगी वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, वो सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या दिया, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, क्या होती है? तो कर्तृवाच्य में, है ना, कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य क्या होती है? प्रधानता होती है, निरस्ता होती है, सरलता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसी प्रकार कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसमें कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा आपका? यहाँ पे डैश होती है, कर्ता की कार्य क्या होती है? प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल के हम लोग देखते हैं, ताकि इसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं वो भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो अगर गर्मियों में आम खाया जाता है ना, खाया जाता है, देखिए ये इस तरीके से भाव निकल रहा है। यहाँ पे कर्म का भी पता नहीं चल रहा है, ना कर्तृ का पता चल रहा है, कर्ता का पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाववाच्य, है ना। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। भाववाच्य का और उदाहरण क्या देते कि मुझे उस पर प्यार आ रहा है, मुझे उस पर प्यार आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है? भाववाच्य में आ जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। मुझसे खाया नहीं जाता, ये सारा चीज़ आप लोग का भाववाच्य में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? आपके हम लाइव सेशन में कितना बार ये यथाशक्ति के बारे में बताएं, है ना। अगर आप लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़ रहे हैं तो लाइव क्लास जो है आपका 7 बजे, जी हाँ 7 बजे शाम डेली चलता है। आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और हम लोग उसमें बहुत ही धाकड़ तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस को कर रहे हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो रहा है। और साथ ही साथ आपके जो साइंस की जो आगे होने वाली जो 20 तारीख की परीक्षा है उसके लिए भी हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। तो क्या है सवाल देखते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यथाशक्ति जो है ये यथा जो है यथाशक्ति में 2 शब्दों मिलकर के बना है, जिसमें यथा क्या है? अव्यय है। हमने आपको बताया था कि कोई भी शब्द में अगर शब्द के पहले अगर कोई अव्यय पद है तो उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथाशक्ति, है ना। यथाशक्ति हो गया, अपनापन हो गया, ये सब क्या हो गया? अव्ययभाव समास हो जाएगा।
दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उपसर्ग किसको बोलते हैं बाबू? उपसर्ग किसको बोलते हैं? तो जो शब्द के पहले लगता है ना। वही अगर बात करें प्रत्यय का तो ये शब्द के लास्ट में लगता है ना। तो दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। कमल, कमल तो आपका हो जाएगा। देखो जलज का मतलब होता है जो जल से उत्पन्न होता है ना। तो जलज का अनेकार्थी इसमें कमल तो हो जाएगा भाई, मोती भी होता है, मछली भी होता है, लेकिन इसमें बादल जो हो जाएगा ये नहीं होगा, है ना। ये अनेकार्थी नहीं है, ये आपका जलद का है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना, क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो है ना कंफ्यूज कर देगा आप लोग को। अगर जलद लिखेगा तब बादल होगा, लेकिन जलज लिखेगा, जब जा लिख देगा लास्ट में, ठीक है, तो वो बादल नहीं होगा। याद रखिएगा, जलज का अनेकार्थी कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी होता है, लेकिन बादल नहीं होता है। बादल किसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा? तो ये जलद का हो जाएगा, यानी जो जल देने वाला होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन राइट उत्तर हो जाएगा? इसमें नहीं पूछ रहा है, अनेकार्थी नहीं है तो बादल नहीं है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समानाधिकरण और व्याधिकरण, और विषम बोधक और कारक, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख जो भेद हैं वो समानाधिकरण और व्याधिकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी डैश अध्ययन सफल नहीं हो सकते, ठीक है। तो रिक्त स्थान में उचित व्यय बनना है, तो किसके, है ना। तो देखिए इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं पूरा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। के बिना होगा, निकट होगा, कब होगा और होगा। तो विद्यार्थी, हम एक एक करके हम ऑप्शन को रखते हैं, ठीक है। विद्यार्थी के बिना अध्ययन सफल नहीं हो सकते। विद्यार्थी निकट अध्ययन सफल नहीं हो सकते ना, ये तो होगा नहीं। विद्यार्थी कब अध्ययन सफल नहीं हो सकते ना, विद्यार्थी और अध्ययन सफल नहीं हो सकते, नहीं। ये यहाँ हो जाएगा, विद्यार्थी के बिना अध्ययन सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में दो वाक्य मिलकर बने होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी कहाँ चला गया, आश्रित, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिश्र वाक्य का एक उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो बोलेंगे कि मैं जब स्कूल गया, तो यहाँ पे ये मैं जब स्कूल गया तब बारिश हुई। तो जब तब इस तरीके से सेंटेंस आता है तो वो आपका मिश्र वाक्य में हो जाता है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं जब स्कूल गया, तो यहाँ पे हमारा ये प्रधान वाक्य हो गया, और जो आपका शेष वाक्य हो जाता है वो आपका तब बारिश हुई, है ना, याद रखेंगे। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का, देखिए ये आपका बिस्मिल्लाह खां से है, ठीक है। काशी में, डुमरांव में, नलिहाल में, इनमें से कोई नहीं। तो अमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था ये डुमरांव में हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है बाबू? तो ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये बिहार में पड़ता है ना। और ये डुमरांव जो है इसलिए यहाँ पे ये फेमस हुआ था क्योंकि वो शहनाई के बहुत सारे शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक को ये फेमस किए थे, ठीक है। तो यहीं इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था डुमरांव में हुआ था, ये बिहार में पड़ता है। आगे देखते हैं कौन थे अमीरुद्दीन? तो ये शहनाई वादक थे। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमरांव और बिहार, काशी और डुमरांव, शहनाई और डुमरांव। जी हाँ, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शहनाई और डुमरांव, ठीक है। शहनाई को आज जाना जाता है किस लिए? तो ये डुमरांव होने के कारण, क्योंकि डुमरांव में ही बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, यानी कि अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां का नाम जो था अमीरुद्दीन नाम था, उनका जन्म हुआ था और वहीं से ये फेमस हुए थे, ठीक है। तो ये डुमरांव जो जाना जाता है वो शहनाई के ही ये इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब भी शहनाई का बात आता है तो डुमरांव लोग याद करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रखते थे? गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सोने की, तुलसी के। तो बाल गोविंद भगत जो है ना, वो जो है कौन से माला बांधे रखते थे? तुलसी की माला बांधे रखते थे, है ना। और ये जो बाल गोविंद भगत है ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी से लिया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग इस काव्यांश को पढ़ते। क्या है? तुम्हारी यह दंतुरिस मुस्कान, धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तो ये जो चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है,
ठीक है। और जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, कवि उसके कौन है, नागार्जुन। अब ये देखते हैं यहाँ से सवाल आपका पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है भाई। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेव वर्मा। अभी जस्ट हम लोग को बताया कि यह दंतुरित मुस्कान जो चैप्टर है, जो कविता है, उसके कवि कौन है, नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंतुरित का क्या अर्थ होता है, तो दंतुरित का अर्थ के बिना दांत के, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, नए नए दांत। तो दंतुरित का मतलब जो होता है ना, वो नए नए दांत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बस 2 सवाल और हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल को करेंगे। बालुक बोधि बधौ नहीं तो ही, है ना, ये जो लिखा गया है, उपरोक्त काव्य पंक्ति रचयिता के कवि कौन है। बालक बोली बधु नहीं, इसके जो लेखक रचयिता हैं जो बच्चों, ये आपका तुलसीदास है। कौन है ये, तुलसीदास है। और ये जो चैप्टर लिया गया है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, गद्यांश जो लिया गया है, ये जो वाक्य लिया गया है, ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति दिया गया है, ये जो पंक्ति दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर तत्पुरुष अलंकार है ना, कौन कौन सा ऑप्शन, यमक और अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार। तो ये जो इसका राइट उत्तर है अनुप्रास। क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है, जिसमें वर्ण की बार बार रिपीटता होती है, बार बार आती है, जो जिस वाक्य में अगर बार बार वर्ण की रिपीटेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रास। जैसे कि यहाँ पे बा, देखिए बालुक, बा आ रहा है बार बार, बो आ रहा है, बा आ रहा है, तो जिसमें वर्ण की बार बार रिपीट होती है, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैंने कई बार बताया है, और यहाँ से सवाल आप लोग का बनेगा ही बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये पहला सवाल है ना, जो कि 23 नंबर पे, बोले कि सर ये 23 नंबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं। तो देखो, इससे पहले मैंने 22 सवाल को और भी मैंने हिंदी का करवा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को जैसे खत्म होता है, तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने और भी क्वेश्चन को करवाया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने और भी क्वेश्चन को करवाया, उसे ज़रूर कर लेंगे, है ना। वैसे मैं रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार। क्या है सवाल कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए, पान वाले का बारे में लिखना है, तो बहुत ही आसान है लिखना भाई। तो आप लोग भी लिख लोगे अपने शब्दों में, बस यहाँ पे ध्यान से समझना, उसके बाद अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं आप। पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। बिल्कुल, वह भारी भरकम तोंद वाला था। वह हमेशा मुंह में भी पान भरे रहता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पिक फेंकता था, मतलब कि वो पान खाता तो वो बीच बीच में थूकता था। जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। जब वो हंसता था, उसका पेट बाहर निकला था ना, इसलिए वो थिरकने लगता था। मुंह से पान पीक के छींटे निकलते थे। वह चश्मे वाले तथा उसकी देशभक्ति का हमेशा मजाक उड़ाया करता था, है ना। वो चश्मे वाला जो है ना, उसकी देशभक्ति के लिए क्या करता था, वो पान वाला मजाक उड़ाता था। पान वाला चश्मे वाले को देशभक्त नहीं मानता था। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण उसे पागल कहता था। क्या कहता था, पागल मानता था। वह तो केवल उसका ऊपरी रूप देखकर उसे एक लंगड़ा इंसान मानता था। उसके मन में चश्मे वाले के आंतरिक देशभक्ति के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं था। ठीक है, खैर होना चाहिए, क्योंकि वो जो कैप्टन था वो एक देशभक्त था, है ना, देश के प्रति समर्पित था। और वो सुभाष चंद्र के बोस के जो मूर्ति थी, उसमें बार बार अपने चश्मा को बदलता था, है ना। उसमें देश भक्ति की जो भावना है उसमें दिखती थी, है ना। खैर, पान वाले को मजाक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पान वाले के बारे में चित्रित करना था, मैंने कर दिया, आप लोग को इसी भी तरीके से कर देना है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, उसके बाद फिर मैं एक और सवाल करवा दूंगा, फिर ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को। क्या है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो देखिए, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा, जी हाँ, संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संतों, महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले सभी सहायक उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आम कार्यकर्ता, झंडे लगाने वाले, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता संगीतकार की भूमिका ही निभाते हैं। संतों, महात्माओं के आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद भी उनका प्रचार करने वाले भक्त भी संगीतकार के समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति जो है संगीत के अलावा कौन कौन क्षेत्र में दिखाई देते, तो ये अभिनेता के क्षेत्र में, है ना, संत महात्माओं के क्षेत्र में, ये सभी जगह सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले जैसे उपनेता होते हैं, उसमें भी वो शामिल होते हैं।
ठीक है। आम कार्यकर्ता झंडे लगाने वाले, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता संगीतकार की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा रहा लास्ट सवाल इस वीडियो का, ठीक है। तो पूरे देखिए क्या है कि चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो नेताजी का चश्मा जो है, पाठ में चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, है ना। वो देखो जब जो हालदार साहब है वो चश्मे वाले को देखते हैं तो वो थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये फौजी, वो कोई फौजी होगा, है ना, जो नेताजी का कोई साथी रहा होगा। लेकिन दरअसल में जब उन्हें जाकर देखते हैं तो हालदार साहब को एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी दिखाई दिया जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा था। इसलिए वो अचंभित हो गए थे, इसलिए वो चक्कर में पड़ गए थे। तो ये इसका राइट उत्तर हो गया। तो ये था बच्चों आप लोग के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल और कुछ सब्जेक्टिव सवाल। और वैसे मैंने हिंदी का बहुत सारे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें हिंदी के मैंने 50 सवाल 100 सवाल मैंने करवा रखा है, ठीक है। आप उन सारे वीडियो को ज़रूर देखेगा, ठीक है। एक वीडियो से आप सब चीज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो सारे वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग का जो मैंने सब्जेक्टिव जो मैंने और भी करवाया है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके और जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको हिंदी का तैयारी करना है, अगर हिंदी का पूरी तैयारी करना है, तो यहाँ पर आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें पूरा हिंदी का वीडियो लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके सब्जेक्टिव सवाल भी हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल भी है, व्याकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट लेटर है ना, जो इम्पॉर्टेंट लेटर है वो भी आप लोग का बताया गया है, ठीक है। तो सारे पत्र को आप लोग देख लीजिए और उन्हीं पत्र में से आप लोग को देखने को मिलेगा, एक भी उससे बाहर देखने को मिला। मैंने 5 से 6 करवाया है और उन्हीं में से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पत्र वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और प्यारा से एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।